अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 9 चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का। पार्ट नंबर 9 के अंदर हमें क्या समझना है? फायर इंश्योरेंस के बाद वापस आते हैं हम फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर, इंश्योरर मतलब कौन हुआ? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ये क्या करेगा? इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम आपने पे किया है, कंसिडरेशन का आपको मतलब पता है ना, इन रिटर्न। इन रिटर्न कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इन रिटर्न। जैसे मैं शॉप पे गया, मैंने उससे बिस्किट खरीदा, उसने मुझे बदले में, नहीं मैंने बिस्किट खरीदा, मैंने उसको बदले में मनी दिया, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए कंसिडरेशन बिस्किट है, उसके लिए कंसिडरेशन मनी है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो वही चीज वहां पे ऊपर बोली हुई है। अब ध्यान से देखो क्या कि इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड, जो उसने प्रीमियम पे किया है उसके बदले में क्या? अंडरटेक्स टू मेक गुड्स एनी लॉस और डैमेज caused by fire during a specified period or to the amount specified in the policy। मतलब ये है कि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपके 5 दिन तक हम आपके गुड्स को ध्यान रखेंगे, या फिर उसको कोई लॉस होता है बाय फायर, कॉज्ड बाय फायर, तो आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी वापस, जो भी आपकी लॉस की पेमेंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि गुड्स का अगर वो वहां तक पहुंच के 5 डेज अगर पॉलिसीज में लिखा हुआ है, क्योंकि इतने जनरली टाइम लगता है, तो उतने पीरियड में अगर लॉस हो जाता है तो ठीक है, आपको पेमेंट मिलेगी, लॉस नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 5 दिन बाद होता है। मैं ये बोलता हूँ कि पॉलिसी कंप्लीट होके अगर आपका तब लॉस होता है या 7th डे लॉस हो जाता है, तब आपका भले ही फायर से हो, आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई, आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर, मतलब 1 साल बाद, आफ्टर विच इट इज टू बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये है कि नॉर्मली जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, वो जनरली लोग 1 साल के लिए लेते हैं और फिर उसके बाद उसको वो टाइम टू टाइम रिन्यू कराते रहते हैं। मतलब 1 साल पूरा हुआ तो उसको वापस से करवा देते हैं, 1 साल पूरा हुआ फिर उसको वापस से, ऐसे। ठीक है, अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द टू फॉलोइंग कंडीशन। आपको क्लेम चाहिए, आप कह रहे हो कि मुझे क्लेम चाहिए, मैंने इंश्योरेंस कराया था, फायर हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तो 2 चीजें होनी जरूरी है। पहला, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, भाई आपका लॉस होना चाहिए। हुआ ये, एग्जाम्पल देखो, यहां पे लिखवाता हूं। हुआ ये कि मिस्टर ए है, उन्होंने अपनी गुड्स को, जैसे उनके पास गुड्स थे 50,000 के, और क्या थे? बाइक थी, एक ही बाइक है। ठीक है, इसका उन्होंने फायर इंश्योरेंस कराया, एक बाइक का। ठीक है, अब जहां पे वो खड़ी थी, वो बाइक की जो जगह थी वहां पे फायर लग जाता है, उसकी वजह से बाइक को कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, बाइक को कुछ नहीं होता और चीजें जल गई। मतलब जो लॉस हुआ है, लॉस अदर, मतलब जो लॉस हुआ है वो अदर थिंग्स का हो गया, बाइक का कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला पॉइंट क्या लिखा है? देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस। आपने जिसका इंश्योरेंस कराया है, बाइक का इंश्योरेंस कराया, आपको वो फायर से लॉस होना तो चाहिए। दूसरा लिखा है फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने खुद ही जाके वहां आग लगा दी, फिर वो जल गया, फिर आप कह रहे हो मुझे पैसे चाहिए, तब भी नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने अपनी बाइक थी, पुरानी हो रही थी, उन्होंने उसका इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, और खुद जाके उस पर आग लगा दी और कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो मेरे पैसे दो, पैसे दो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फायर होनी चाहिए एक्सीडेंटल, अपने आप लगनी चाहिए। ठीक है, और नॉन इंटेंशनल, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, ये बात हमने पीछे भी एक पॉइंट में पढ़ी थी इंश्योरेंस वाले में, पार्ट नंबर 6 में। वहां आपको मैंने ये चीज समझाई थी कि अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे। आप देख रहे हो कि आग लग गई, भले आपने नहीं लगाई या वो लगने लग रही है, तो आप उसको रोकने के सारे स्टेप लोगे, ऐसा नहीं उसको जलने दोगे कि नहीं पैसे तो मिल ही जाने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें, पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको फायर इंश्योरेंस में। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन फायर इंश्योरेंस the insured must have insurable interest in the subject matter of the insurance. For example, a person has insurable interest in the property he owns, a businessman has insurable interest in his stock। मतलब ये है, मैं एक इंश्योरेंस उस चीज का कराऊंगा जिसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, मतलब जो मेरे से बिलोंग करता होगा।
ये पेन से मैं पढ़ाने लग रहा हूं तो मैं इसका इंश्योरेंस पक्का कराऊंगा, लेकिन मैं फालतू की चीजों का इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। गुड्स किसी और के, उसका इंश्योरेंस मैं करवा के क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे जो नेबर हैं उनके पास एक कार है, मैंने उसका इंश्योरेंस करा दिया। सोच के देखना, मैंने उस कार का इंश्योरेंस मैंने कराया अपने नाम पे, मैंने अपने नाम पे उसका इंश्योरेंस करा दिया। कल वो कार को अगर डैमेज हो जाता है तो मैं क्लेम करने पहुंच जाऊंगा इंश्योरेंस कंपनी के कि पेमेंट मुझे करो, पेमेंट मुझे करो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोला जाएगा इस केस में कि जो कार थी उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कुछ नहीं था, वो उन्हीं का था। तो समझ में आ गया। अब एग्जांपल में देखो कि एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी में, जो वो खुद ओन करता है, जो उसकी है, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसके स्टॉक में, मेरा उसमें कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है जब तक मैं उसको परचेज नहीं करता। सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका पॉइंट का मतलब हमने समझा हुआ है कि आप अटमोस्ट गुड फेथ, आप सारी चीजें सच सच बताओगे, आप ये बताओगे कि इसमें फायर लगने के चांसेस ज्यादा है, आप सारी चीजें उनको डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। ही इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क अटैच्ड टू इट। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे ना फायर की, तो जो भी आपका वो होगा, जो आएगा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको करेगा, इंश्योरेंस करेगा, उसको आपको सब बताना पड़ेगा, यहां तक कि आपको रिस्क भी बताने पड़ेंगे कि हाँ, काम करते करते 4 बार पहले आग लग चुकी है, यहाँ पे आग लग जाती है जल्दी जल्दी। आपको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, रिस्क भी बताने पड़ेंगे, सब बताना पड़ेगा, तब जाके आपका इंश्योरेंस होगा। और अगला पॉइंट है, द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस। एक चीज देखो, हुआ ये था, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी को फायर से क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस कराया प्रॉपर्टी का। प्रॉब्लम ये हुआ कि अर्थक्वेक आया, उससे पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद होने के बाद उसमें आग लग जाती है, तो ये वाले केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पूछा क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं क्योंकि आपका फायर मेन और प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं है डैमेज का, डैमेज तो वो पहले ही हो गया था। द इंश्योरेंस इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन, कब उसको पैसा मिलेगा कि फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब फायर ही मेन कॉज होना चाहिए, ठीक है। बाद में आग लग रही है उसका कुछ नहीं है, डैमेज तो हो चुकी थी प्रॉपर्टी अर्थक्वेक से। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, पर इनको एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी का ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इंश्योर्ड कैन इन द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योरर, दिस इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड। एग्जाम्पल से समझ लो, इफ अ पर्सन हैज इंश्योर्ड हिज हाउस फॉर 4 lakh rupees, the insurer is not necessarily liable to pay that amount, although the house may have been totally destroyed by fire, but he will pay the actual loss after deducting depreciation within the maximum limit of rupees 4 lakh। एकदम यूजलेस सा पॉइंट है, एक ही चीज बोली हुई है कि अगर आपको कितने का भी नुकसान होता है तो आपको उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। आपको अमाउंट जो रिसीव होगा वो कितना होगा, जितने का आपका एक्चुअल लॉस हुआ होगा। और आपकी पॉलिसी आपने कितने की ली होगी, whichever is lower, ठीक है। मतलब ये, आपने अपनी कार को इंश्योरेंस कराया फायर से, आपने करवाया उसको 4 लाख रुपए का, कार एक्चुअल में जल गई और कार की वैल्यू थी 50 लाख रुपए, तो आपको क्या 50 लाख रुपए मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि आपने 4 लाख का ही इंश्योरेंस कराया था। बट कार में आग तो लगी, आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया, कार में आग लगी, लेकिन कार में जो डैमेज हुआ वो सिर्फ 1 लाख रुपए का हुआ, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे, जितने का आपका डैमेज हुआ होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे फिनिश हो गया। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 10।